नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 9, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं, तथापि किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ भी देखने में असमर्थ हैं। कमरे को प्रकाशित करने पर ही चीज़ें दिखाई देती हैं। वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? जिस दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। कोई भी वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। या परिवर्तित प्रकाश जब हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है तो हमें वस्तुओं को देखने में योग्य बनाता है। हम किसी पारदर्शी माध्यम से आर पार देख सकते हैं, क्योंकि प्रकाश इसमें से आर पार हो जाता है। प्रकाश के संबंध में अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं हैं, जैसे दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष में सुंदर रंग, किसी माध्यम में प्रकाश का मोड़ना। प्रकाश के गुणों का अध्ययन इसके अन्वेषण में हमारी सहायता करेगा। अपने चारों ओर कुछ समान प्रकाशित परिघटनाओं को देखिए। हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रकाश सरल रेखाओं में गमन करता प्रतीत होता है। तथ्य यह है कि छोटा प्रकाश स्रोत किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश में एक सरल रेखीय पथ और इंगित करता है, जिसे प्रायः प्रकाश किरण कहते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरल रेखीय गमन का उपयोग करके अध्ययन करेंगे। ये मूल अवधारणाएं प्रकृति की घटने वाली कुछ प्रकाशिक घटनाएं के अध्ययन में हमारी सहायता करेंगी। इस प्रकार अध्ययन में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के दर्पण, प्रकाश के अपवर्तन तथा वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग को समझने का प्रयत्न करेंगे। प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अपने पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश को परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। आइए नियमों का स्मरण करें। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। आप समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने से परिचित हैं। प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं हैं? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। चमकदार चम्मच का वक्रता पृष्ठ का एक वक्रित दर्पण की भांति माना जाता है। सबसे अधिक उपयोग में आने वाला सामान्य वक्रित दर्पण का प्रारूप गोलीय दर्पण है। इस प्रकार दर्पणों के परावर्तक पृष्ठ की गोले के पृष्ठ का एक भाग माना जाता है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल तथा जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इन दर्पणों का आरेख निरूपण द्वारा 9.1 में किया गया है। चित्रों में नोट कीजिए। दर्पणों का पृष्ठ भाग छायांकित कीजिए। आज समझ सकते हैं कि चम्मच के अंदर कई वक्राकार पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है तथा चम्मच का बाहरी ओर उभरा हुआ लगभग उत्तल दर्पण जैसा। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले के केंद्र में गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। यह अक्षर C से निरूपित किया जाता है। कृपया ध्यान दें कि वक्रता केंद्र दर्पण का भाग नहीं है। यह परावर्तक पृष्ठ के बाहर स्थित आवर्तन काल के वक्रता केंद्र परावर्तक पृष्ठ के सामने स्थित होता है। तथापि उत्तल दर्पण में यह दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे स्थित होता है। याद कीजिए कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंबित होता है। आइए दर्पण से संबंधित एक महत्वपूर्ण संबंध को क्रियाकलाप द्वारा समझते हैं। सर्वप्रथम कागज आइए इस परीक्षणों को एक किरण आरेख को समझने का प्रयत्न करें। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप
उनके बारे द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलीय दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं? किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं? ये प्रतिबिंब वास्तविक हैं अथवा आभासी? क्या वह आवर्धित हैं, छोटे या समान साइज के हैं? हम इस क्रियाकलाप द्वारा इनका अन्वेषण करेंगे। उपरोक्त क्रियाकलाप से आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज बिंदु P तथा F C के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करते हैं। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए आभासी होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के वास्तविक बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु बिंब की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में प्रत्येक अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाले किरण की विशालता संख्या में सुविधानुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए दो किरणों पर विचार करना अत्यधिक सुविधाजनक होता है। ये किरणें ऐसे ही दर्पणों से परावर्तक के पश्चात उनकी दिशाओं में जानना आसान हो। कम से कम दो परावर्तित किरणों को परिच्छेदित से किसी बिंदु के बिंब में प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। प्रतिबिंब के स्थान पर निर्धारण के लिए निम्नलिखित किन्हीं दो किरणों पर विचार किया जा सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल दर्पणों का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट, वाहन अग्रदीपों में प्रकाश के शक्तिशाली समांतर किरणें पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें प्रायः चेहरे पर बढ़त प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। हमने उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। अब हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का अध्ययन करने के लिए हम किसी बिंदु में स्थित दो स्थितियों पर विचार करेंगे। पहली स्थिति जब बिंदु अनंत दूरी पर हो तथा दूसरी स्थिति में बिंब दर्पण से निश्चित दूरी पर हो। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और अपेक्षित साइज। अभी तक आपने समतल दर्पण तथा अवतल दर्पण द्वारा तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन किया है। इसमें से कौन सा दर्पण किसी बड़े बिंब का पूरा प्रतिबिंब बनाएगा? आइए इस क्रियाकलाप द्वारा इसका अन्वेषण करें। उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। दर्पण वाहन में पार्श्व में लगे होते हैं। इनके ड्राइवर अपने पीछे वाहन को देख सकता है, जिससे वह सुरक्षित रूप से वाहन चला सकता है। उत्तल दर्पणों को इसलिए भी प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि वह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करते समय हम एक निश्चित परिपाटी का पालन करेंगे, जिसे नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी में दर्पण के ध्रुव P को मूल बिंदु मानते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशिक पद्धति x अक्ष x लिया जाता है। यह परिपाटी निम्न प्रकार की हो सकती है। दर्पण सूत्रों तथा आवर्धन। गोलीय दर्पण इसके सूत्र के बिंब की दूरी u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव में प्रतिबिंब की दूरी v कहलाती है। आपको पहले ही ज्ञात होगा कि ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी फोकस दूरी f कहलाती है। तीनों राशियों के बीच एक संबंध है जिसे दर्पण सूत्र
प्रस्तुत करता है। I/V प्लस 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन वह अपेक्षिक विस्तार है जिससे ज्ञात होता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इससे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के लिए अनुमान के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। m बराबर h/h प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रकाश का अपवर्तन किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। जब प्रकाश में एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करता है तो क्या होता है? क्या यह अब भी सरल रेखा में चलता है या अपनी दिशा में बदलता रहता है? हम अपने दिन प्रतिदिन कुछ अनुभवों को दोहराएंगे। आपने देखा होगा किसी पानी में भरे किसी टैंक अथवा ताल या पोखर की तली उठी हुई प्रतीत होती है। इस तरह प्रकाश का जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी मुद्रित सामग्री पर पड़ता रखा जाता है तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल के आंशिक रूप से डुबो कर देखा है या वायु तथा पानी के अंतरपृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है? आपने देखा होगा कि पानी में भरे किसी कांच के बर्तन में रखी नींबू पार्श्व में देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़ी प्रतीत होती है। इन अनुभवों की व्याख्या आप ऊपर किस प्रकार करेंगे? कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन। कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन किसी परिघटना को समझने के लिए है। आइए क्रियाकलाप करें। अब हम प्रकाश के परावर्तन से परिचित हैं। प्रकाश अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने का प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण होता है। प्रत्येक दर्शाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन निश्चित नियमों के आधार पर हुआ है। अपवर्तनांक आप पहले अध्ययन कर चुके हैं। जब प्रकाश किरण की तिरछी मान गमन करती है तो एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है या दूसरे माध्यम में अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समीकरण 9.4 में दिए गए पक्ष में प्रकट होने वाला स्थिरांक। अपवर्तनांक को एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचरण की अपेक्षिक चाल से संबंधित किया जा सकता है। यह देखा गया है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की अलग अलग चालों से संचलित होता है। प्रकाश निर्वात में 108 मीटर प्रति सेकंड 3 गुणे की चाल से चलता है, जबकि प्रकाश की किसी माध्यम में हो सकने वाली तदतन चाल है। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा थोड़ी कम हो जाती है। कांच या पानी में यह रूप से घट जाती है। दो माध्यमों के युग्म में अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों के प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे दिया गया है। N/1 माध्यम में प्रकाश की चाल, V1 माध्यम में प्रकाश की चाल माध्यम 2 में। द्रव्यमान माध्यमों के निक्षेपण निरपेक्ष अपवर्तनांक। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। आपने देखा है कि घड़ी साज को बहुत छोटे पुर्जों को देखने के लिए छोटे आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। क्या आपने कभी आवर्धक लेंस के पृष्ठ को अपने हाथों से छूकर देखा है? क्या यह पृष्ठीय समतल है या वक्र? क्या यह बीच से मोटा है या किनारों से? चश्मे से यह लेंसों का ही उपयोग होता है। घड़ी साज में आवर्धक में भी लेंस लगा होता है। लेंस क्या होता है या प्रकाश किरणों को किस प्रकार मोड़ता है, इस अनुच्छेद में हम इसी विषय में अध्ययन करेंगे। दो पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसका एक दोनों
दोनों पृष्ठ गोलीय लेंस कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि लेंस कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है। ऐसे लेंस में दूसरा पृष्ठ समतल हो सकता है या लेंस से बाहर की ओर उभरे गोलीय दो पृष्ठ हो सकते हैं। ऐसे लेंस को दीर्घ उत्तल लेंस कहते हैं। या केवल उत्तल लेंस से भी होता है या किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा अथवा उत्तल लेंस में यह किरणों के चित्र 9.12a में दिखाए गए अनुसार अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंसों को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम लेंस के ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों पर विचार करते हैं। जब हम प्रकाश की ऐसी किरणों को किसी लेंस से गुजारते हैं तो क्या होता है। एक उत्तल लेंस के लिए हमें चित्र 19.12a तथा अवतल दर्पण लेंस के लिए 9.12b में दर्शाया गया है। लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं। लेंस के अपवर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनने के उन प्रतिबंधों की क्या प्रकृति होती है। आइए पहले उत्तल लेंस के लिए इसका अध्ययन करते हैं। बिंब की स्थिति। विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की आकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज का संक्षिप्त विवरण साइड 9.4 में दिया गया है। किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना। हम किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनने की निरूपण कर सकते हैं। किरण आरेख लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति या अपेक्षित साइज का अध्ययन करने में हमारी सहायता करते हैं। लेंसों में किरण आरेख बनने के लिए गोलीय दर्पण की भांति हम निम्न में से किन्हीं दो किरणों पर विचार कर सकते हैं। चित्र 9.16 में उत्तल दर्पण द्वारा किसी बिंब की कुछ स्थितियों में प्रतिबिंब बनने की किरण आरेख द्वारा दर्शाया गया है। 9.17 अवतल दर्पण अवतल लेंस द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब बनने की किरण आरेखों द्वारा दर्शाया गया है। गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पणों जैसी चिन्ह परिपाटी अपनाएंगे। दूरियों के लिए चिन्हों के निर्धारण के लिए यह भी उन्हीं नियमों को अपनाएंगे। केवल यहाँ दर्पणों में सभी दूरियां ध्रुवों से नापी जाती हैं। वह लेंसों में सभी माप के लिए प्रकाशित केंद्र से लिए जाते हैं। परिपाटी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक तथा जबकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपको UVF बिंब ऊंचाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई h के मान से उचित चिन्हों का चयन करने में सावधानी बरतनी चाहिए। लेंस सूत्र का आवर्धन। जिस प्रकार हमें गोलीय दर्पणों के लिए सूत्र ज्ञात किया जाता है, उसी प्रकार गोलीय लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित किया गया है। 1/v 1-1/u = 1/f। आवर्धन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसी गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन की भांति प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। आवर्धन m h/h = v/u। लेंस की क्षमता। आप जानते हैं किसी लेंस की प्रकाश किरणों में अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता उसकी फोकस दूरी पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए कम फोकस दूरी वाली एक उत्तल लेंस प्रकाश के किरणों को बड़े कोण पर मोड़कर उन्हें प्रकाशित केंद्र की ओर निकट फोकस दूरी कर देता है। इसी प्रकार हम फोकस दूरी का एक अवतल लेंस अधिक फोकस दूरी के लेंस को अपेक्षा प्रकाश किरणों को अधिक अपसारित करता है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अपसारित या अपसार करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। P बराबर 1/f।
चश्मा बनाने वाले जब संशोधित लेंस निर्धारित करते हैं तो उनकी क्षमता का उल्लेख करते हैं। मान लीजिए निर्धारण लेंस की क्षमता +2D है। इसका अर्थ है निर्धारण लेंस में उत्तल और उसकी फोकस दूरी +0.5 m। इसी प्रकार -2.5D क्षमता के लेंस की फोकस दूरी -0.40 m है। लेंस अवतल होता है। आपने क्या सीखा? अभ्यास